गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, जीएस फॉर ऑल की इस इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग लूसेंटे के इतिहास को देख रहे थे। तो पिछली कक्षा में आपने देखा वैदिक के साहित्य को। वैदिक साहित्य में खासकर आपने ऋग्वेद, अथर्ववेद आदि का अध्ययन किया। सामवेद और यजुर्वेद दोनों ऋग्वेद के ही डेरिवेटिव है। मतलब कहा जा सकता है कि ऋग्वेद से ही मंत्रों को लिया गया है और यजुर्वेद और सामवेद का निर्माण हुआ है। और आपको याद रखना है, अथर्ववेद सबसे नवीन वेद है और इसे गरीबों का वेद भी कहा जाता है। ये भी आप फैक्ट याद रखिए। तो आइए हम आज देखते हैं धार्मिकेतर साहित्य, मतलब जो वैदिक धर्म में विश्वास नहीं करते थे वो धर्म से इतर साहित्य आते हैं। ऐसे ये सेकुलर साहित्य भी माने जाते हैं, लेकिन बौद्ध और जैन को धार्मिक साहित्य में ही हम इंक्लूड करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए बौद्ध एवं जैन एवं अन्य साहित्य। तो बौद्ध साहित्य में क्या है, जातक कथा है, एक जातक पुस्तक है जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। इसमें लमसम में देखा जाए तो 500 कहानियों का यह संग्रह है जो अभी वर्तमान में है जातक कथा, जिसके अंतर्गत 500 से अधिक कहानियां दी गई है। तो बुद्ध और उनके पूर्व जन्म, याद रखना है आपको कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म पर विश्वास करता है। तो बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा का इसमें समावेश किया गया है। तो जातक कथा याद रखिए, एक कथा वस्तु है। देखिए पाली साहित्य पर ज्यादा गौर किया गया है बौद्ध धर्म में। तो इसमें क्या है, कथा कहीं वस्तु लिखा हुआ है तो कथा वस्तु भी लिखा जाएगा, तो वो पाली शब्द है। तो कथा वस्तु या कथा वस्तु जो कि हीनयानी संप्रदाय का है। आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म में प्रारंभ में हीनयान से ही संबंधित कहे गए मार्ग पर चलते हैं, लेकिन बाद में चलकर ये हीनयान और महायान दो शाखाओं में बटा, जिसमें महायान का मतलब है कि यदि वो बुद्ध के सिर्फ विचारों से संबंधित है, मतलब कि बौद्धिस्ट नहीं है, फिर भी वो बुद्ध के विचारों से संबंधित है, तो उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो आइए यहां पर देखा जाए, तो यहाँ पे हीनयानी समझ गए, बौद्ध धर्म के हीनयानी शाखा की यह पुस्तक है कथा वस्तु या कथा वस्तु। बुद्ध का जीवन चरित्र एवं अनेक कथानक का वर्णन है। यानी बुद्ध के जीवन में जो जो उनके अनुयायी थे, जैसे आप देख सकते हैं नालंदा के सरिये पुत्र हो गए, महामोगलायन हो गए, अनाथ पिंडक हो गए, मतलब बुद्ध के जीवन से संबंधित जो जो व्यक्ति थे उनका भी वर्णन कथा वस्तु में किया गया है। अब आइए अगला देखें, जैन साहित्य। आप जानते हैं कि महावीर स्वामी के द्वारा इसे ज्यादा प्रसारित किया गया। प्रथम में अगर जैनिक तीर्थंकर के बारे में जाना जाए तो वो है ऋषभदेव, और मतलब इसी तरह ये है, लेकिन अंतिम तीर्थंकर किनको माना गया है आप जानते ही हैं, महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी पर ही मूलतः ये केंद्रित है ये धर्म, जैन धर्म। तो जैन साहित्य में क्या है, कल्पसूत्र है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास। तो प्रश्न आ सकता है कि कल्पसूत्र में जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है कि नहीं मिलती है, आपको टिक करना है। अब देखिए भगवती सूत्र, इसमें क्या है, महावीर स्वामी का जीवन चरित्र है। जिस तरह आप देख कथा वस्तु में बुद्ध का जीवन चरित्र है, इसी तरह महावीर स्वामी का जीवन चरित्र है एवं विभिन्न कथानकों का वर्णन है। अब आइए हम देखते हैं धार्मिकेतर साहित्य, मतलब धर्म से इधर है, इतर होना चाहिए। तो इसमें क्या है, प्रमुख रूप से अर्थशास्त्र देखिए। तो अर्थशास्त्र मौर्य साम्राज्य के निर्माता आप जानते हैं चाणक्य थे, और जो कि पाटलिपुत्र से ही संबंधित थे, और इन्होंने तक्षशिला से स्नातक की उपाधि ली थी। तो बाद में आके घनानंद का विनाश करते हैं और यहाँ मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अर्थशास्त्र, जिसके लेखक कौन है, चाणक्य। देखिए चाणक्य इनके पिता का नाम था, तो इनका नाम चाणक्य पड़ा, और इन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, ये कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने जाते थे। तो इसमें अर्थशास्त्र में क्या है, ये राजनीतिक विषयक पुस्तक है। इसमें ये अर्थव्यवस्था की पुस्तक नहीं है, ध्यान रखना है। अगर प्रश्न में आए तो ये किस विषय से संबंधित पुस्तक है, तो पॉलिटिकल साइंस की पुस्तक है, यानी राजनीतिक विषय से संबंधित पुस्तक है। यानी प्रशासन किस प्रकार से संचालित हो, खासकर इन बातों की दी गई है, चर्चा की गई है, लेकिन फिर भी इसमें तत्कालीन समाज का भी वर्णन किया गया है। तो ध्यान रखना है, अर्थशास्त्र के हैं लेखक कौन है, चाणक्य हैं। इसमें 15 अधिकरण एवं 180 प्रकरण में विभाजित किया गया है, यानी चैप्टर है 15 और इसका सब चैप्टर मान लीजिए
कितना है 180। मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी है। और इसको देखिए वर्तमान में जो है ये एक्चुअल विलुप्त हो गई थी पुस्तक, इसको साम शास्त्री ने इसको संकलित किया है। मतलब यह देखा जाए तो इस पर काफी वर्क किया गया है साम शास्त्री के द्वारा। व्याकरण की प्रथम व्याकरण की रचना वेदों के वाक्य विन्यास के लिए व्याकरण की रचना की गई थी। या हम जानते हैं व्याकरण क्या होता है, किसी भी भाषा की शुद्धता पूर्वक जो जानकारी दी जा सकती है, यानी लिखना पढ़ना और बोलना, इससे हम जानते हैं व्याकरण से ही। तो व्याकरण की प्रथम पुस्तक यानी संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी थी, जिसके लेखक पाणिनि थे। और आपको एक तथ्य याद रखना चाहिए, मौर्य वंश के पहले नंद वंश थे और नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे और महापद्म नंद के मित्र पाणिनि थे, ये ध्यान रखना है आपको। और बाद में चल के मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी हमें अष्टाध्यायी से मिलती है। लेकिन अगर देखा जाए तो उस समय लेखन शैली ज्यादा प्रचलन में नहीं आया था। मौर्य के बाद हम लेखन शैली का प्रचलन देख सकते हैं। तो यदि लिपिबद्ध किया गया है तो ऐसे दूसरे में जो फैक्ट दिया है अष्टाध्यायी, आप ध्यान में रखिए, पाणिनि के अष्टाध्यायी में लिपि का प्रयोग हुआ है। मतलब लिपि के बारे में कहा गया। पहले लेखन कला उतनी विकसित नहीं थी और वो ज्यादा लोकप्रिय भी नहीं थी। जैसे बुद्ध अपनी कई कथाओं में कहे हैं, अगर आप जातक कथा या बुद्ध से संबंधित अन्य कथाओं का यदि आप जानिए और मतलब पढ़ने की कोशिश कीजिएगा तो उसमें पता चलेगा क्या कि एक जगह बुद्ध खुद स्वयं कह रहे हैं कि कई लोगों ने मुझे लेखन सिखाने की कोशिश की लेकिन अंततः मैं लेखन सीख नहीं पाया। तो उस समय मानते हैं कि लेखन उतना लोकप्रिय नहीं था, लोकप्रियता नहीं थी उस समय लेखन की। तो इसलिए चलिए आगे हम देखते हैं। अब देखिए अष्टाध्यायी पर ही टिप्पणी आगे चलकर पतंजलि के द्वारा महाभाष्य की रचना की, महाभाष्य। और यह भी क्या है, संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। तो यहां इससे भी हमें शुंग काल की जानकारी मिलती है। आप जानते हैं मौर्य के बाद शुंग वंश आया, तो इससे भी शुंग काल की जानकारी मिलती है। और ये पुष्यमित्र शुंग के, जो शुंग वंश के संस्थापक थे, पुष्यमित्र शुंग के ये पुरोहित थे पतंजलि, और पतंजलि का योग सूत्र भी लिखा हुआ है। अब आगे आइए, एक और साहित्य के बारे में हम लोग जानते हैं, गार्गी संहिता, ये कात्यायन की रचना है। इसमें इंडो ग्रीक के यानी यूनानी आक्रमण की जानकारी मिलती है। तो इसमें क्या है, ये ज्योतिष ग्रंथ है। गार्गी संहिता एक्चुअल ज्योतिष ग्रंथ है और इसमें यूनानी आक्रमण की हमें जानकारी मिलती है, इसको ध्यान में रखना है। और एक आप देखिए और एक फैक्ट दिया हुआ है, एक है चचनामा, इसमें दिया है अली अहमद की पुस्तक है। ये अरब, ये 712 में अगर देखा जाए तो पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था मीर कासिम का, और वो दाहिर शासक था, सिंध का शासक था, और देवल पर पहला आक्रमण हुआ है 712 में जो अरबी में लिखा गया है उसमें इसका वर्णन किया। ये देवल पर जो आक्रमण होता है पहली बार भारत के सिंध प्रांत पर आक्रमण दाहिर के शासनकाल में होता है, तो उसका वर्णन चचनामा में। वे तथ्य जो एग्जाम में पूछे गए हैं और जिस पर कुछ स्पष्ट होना चाहिए कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए। तो देखिए निरुक्त जो दिया गया है, तो निरुक्त आप देखा कि वेदांग की संख्या 6 है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, ये सब आप देखें। तो इसमें निरुक्त जो है वो क्या है, शब्दों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। तो इसका सबसे पहले जो लेखक थे जो निरुक्त नामक ग्रंथ लिखे, तो वो थे यास्क, जो 2 लाइन या 3 लाइन का वर्ष के रूप में, यानी आप देखेंगे कविता की या दोहा 2 लाइन का होता है, 3 लाइन का, इसी तरह संस्कृत में छंद लिखी जाती थी। तो उसके जो लेखक है उसमें हम क्या कह सकते हैं, उनको पिंगल को मानते हैं लेखक। तो ये 2 तथ्य जान लीजिए, निरुक्त के लेखक यास्क और छंद के लेखक जो है पिंगल है। और एक दिया गया था 12वीं शताब्दी में जो अरबों का सिंध पर आक्रमण, यानी देवल पर जो आक्रमण हुआ था, दाहिर जब शासक थे उसके, तो उसका वर्णन चचनामा में मिलता है, जिसके लेखक है अली अहमद।
तो यहाँ ये संदिग्ध होती है कि अरबी में अली अहमद ने इसे लिखा था या नहीं, क्योंकि अज्ञात भी लिख देता है। तो लेकिन यदि अली अहमद दे तो आप अरबी में दे सकते हैं। अगर इसका ये दे, क्योंकि बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है ये कि चचनामा का फारसी में किसने अनुवाद किया था, तो ये थे अबू बकर कूफी। याद रखिएगा, अबू बकर कूफी। अगर बकर कूफी भी याद रह जाए तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं। अब आगे आइए, विदेशी यात्रियों द्वारा दिया गया विवरण। तो समय समय पर भारत में, यानी प्राचीन भारत में, कई विदेशी यात्री या तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए या फिर आक्रमणकारियों के साथ भारत आते रहे, और उन्होंने भी अपना जो अकाउंट दिया, मतलब ट्रेवल अकाउंट दिया, तो वो भी इतिहास निर्माण के प्रमुख स्रोत के रूप में हम देखते हैं। तो आइए इसका हम अध्ययन करें। तो विदेशी यात्री में पहला यूनानी लेखक। तो यहाँ पर यूनानी लेखक और चीनी लेखक विवरण में हम यूनानी लेखक, चीनी लेखक और तीसरा अरबी लेखक के विषय में प्राप्त करेंगे जानकारी। और फिर आप दीपवंश, महावंश, श्रीलंका से संबंधित कुछ यात्रियों के बारे में हम जानेंगे कि उन्होंने बौद्ध साहित्य पर क्या प्रकाश डाला है। तो आइए देखते हैं यूनानी लेखक। यूनानी लेखक में टेसियस का नाम आता है। तो टेसियस कभी भारत की यात्रा नहीं किया, लेकिन उसने भारत के विषय में अपने कुछ अनुश्रुतियों के माध्यम से भारत को बताया है। ये भारत को एक विचित्र देश कहा है। तो इसकी बातें कोई तथ्यात्मक तथ्य पर आधारित नहीं, इसलिए इसको हम लोग नहीं मानते। दूसरा देखिए, लेकिन आप जान लीजिए यूनानी लेखक में टेसियस भी एक लेखक था। दूसरा हेरोडोटस, जिसको इतिहास का पिता कहा जाता है। ये प्रश्न आया हुआ है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। और ये कहां से संबंधित है? यूनान से संबंधित है। यूनान यानी ग्रीक का क्षेत्र है। और इन्होंने एक 5th सेंचुरी बीसी में एक पुस्तक लिखी थी, हिस्टोरिया, और उसमें भारत और फारस के संबंधों का विवरण दिया था। तो लेकिन ये फिलहाल उपलब्ध नहीं है। अगर कहीं कहीं इसके कुछ भाग किसी दूसरे लेखक के द्वारा वर्णित है तो वो भी अनुश्रुतियों पर आधारित है। इसको भी इतिहास के निर्माण में कोई खास इनकी पुस्तक की योगदान नहीं होती, यानी भारतीय इतिहास के निर्माण में। तीसरा देखिए, नियार्कस, आनेसिक्रिटस और एरिस्टोबुलस। नियार्कस, आनेसिक्रिटस और एरिस्टोबुलस ये सिकंदर के साथ भारत आए थे। अपना यात्रा विवरण भारत से संबंधित दिया है। तो यहाँ के पेड़ पौधे, जलवायु या यहाँ के लोगों के बारे में भी इसने कुछ लिखा है, जो कि एक सही तथ्य प्रतीत होता है। अब आगे आइए, चौथा देखिए, मेगास्थनीज। ये बहुत भीबिया इसको कीजिए, और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर, यानी भारतीय साम्राज्य जो सिकंदर के द्वारा हस्तगत किए गए थे, उसका प्रतिनिधि या गवर्नर के रूप में सेल्यूकस निकेटर को जाना जाता है। और सेल्यूकस निकेटर का ही राजदूत था मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और यहाँ इसने मौर्य युगीन समाज की अपनी पुस्तक इंडिका में वर्णन किया है। तो लेकिन देखिए, इंडिका जो है वो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है पुस्तक। वो विभिन्न लेखकों के द्वारा इंडिका के जो विवरण दिए गए हैं, यानी छिटपुट जो विवरण दिए, उसी के आधार पर इंडिका का निर्माण किया गया। तो इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है, और इसमें मौर्यकालीन समाज का वर्णन मिलता है। आइए आगे देखें हम लोग। डायमेकस, यह सीरिया के राजा एंटियोकस का राजदूत था। सीरिया आप देख ही रहे, सीरिया देश से, सीरिया की राजधानी दमिश्क, और यह है इस्लामिक, मतलब मध्य युग में आप देखिएगा इस्लामिक की शिक्षा का भी केंद्र रह चुका है सीरिया। तो सीरिया के राजा एंटियोकस का राजदूत बिंदुसार के दरबार में आया था। डायोनिसियस यानी मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस के राजदूत है। ये अशोक के काल में आते हैं। तो देखिए कि कहीं कहीं प्रश्न रहता है, अशोक भी रहेगा, बिंदुसार भी रहेगा, तो वो थोड़ा एंशिएंट में टाइम पीरियड हल्का डिफर हो जाता है, तो प्रश्न अलग हो सकते हैं। तो आप अपना ध्यान रखिएगा कि क्या ऑप्शन दिया हुआ है, दोनों ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, एक ही रहेगा, अशोक रहेगा या बिंदुसार रहेगा। तो जैसा प्रश्न है वैसे आपको देना है उत्तर। आइए अन्य देखें, हम प्लिनी को देखते हैं। तो प्लिनी भी यूनानी इतिहासकार है, और इसने भारत की यात्रा की थी, और इसने नेचुरल हिस्ट्री लिखा है, और जिसमें भारत से संबंधित बहुत से विवरण को दिया है। आगे देखिए, ये फर्स्ट सेंचुरी, यहां याद रखिएगा, फर्स्ट सेंचुरी की,
यानी मतलब एडी की रचना है। ये देखिए टॉलमी है, इसने भारत का भूगोल लिखा, ये ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, और ये द्वितीय सेकेंड सेंचुरी यानी एडी की रचना है। देखिए तीसरा देखिए पेरिप्लस ऑफ द एथियन सी, यानी एथियन सी हिंद महासागर को कहा जाता था, और यह अज्ञात रचना है, और ये 18th सेंचुरी की रचना है, और ये अज्ञात रचना है। ये लिख लीजिए, ये अज्ञात रचना है, इसके लेखक के बारे में पता नहीं। और यहां इन्होंने इससे हिंद महासागर से सटे देशों का विवरण दिया है, जिसमें भारत भी है। तो आज ये आपने विभिन्न देशों के यात्रियों के द्वारा भारत के संदर्भ में प्राचीन काल में जो वर्णन किया गया था उसको देखा। आज के लिए इतना ही, फिर हम कल की कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।